नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। उत्तराखंड सहायक अध्यापक, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी एलटी एग्जाम पेपर फर्स्ट वाला हम कर रहे थे, जिसमें भाग हमारा फर्स्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में जो मनोविज्ञान का विकास क्रम रहा उसे आत्मा का विज्ञान, अरस्तु ने क्या कहा था, आत्मा का विज्ञान कहा था, ठीक है। आत्मा के बाद मन का विज्ञान, मन के बाद किसका विज्ञान कहा गया था उसे बताओ मुझे, आत्मा का, मन मस्तिष्क का, चेतन का विज्ञान हो गया, ठीक है। मैंने बताया था कि मनोविज्ञान ने पहले अपने आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन को त्यागा, फिर अपने चेतना को त्यागा, और फिर क्या वो अपने व्यवहार पे आज अडिग है, ठीक है। आज उसे व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। इन सभी के बारे में परिचर्चा की थी। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो मैंने बताया था कि रुडोल्फ गाइकिल, ठीक है। रुडोल्फ गाइकिल ने अपना जो पुस्तक थी साइकोलॉजिया, उसमें सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। और व्यवहार शब्द का प्रयोग आपने बताया था, व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो विलियम मैकडूगन ने किया था। और व्यवहारवाद का जनक, जिन्होंने क्या बोला मनोविज्ञान को कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहारवाद का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, जेवी वॉटसन। वॉटसन ने क्या बोला था, इसे व्यवहारवाद का जनक किसे, वॉटसन को कहा जाता है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कब, 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। तो पहले भाग में हमने मनोविज्ञान का संपूर्ण अध्ययन हमने कर लिया था। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देख लिया, पहला भाग देखिए, उसके बाद हम इसे आज परिचर्चा करेंगे किसके बारे में, फिलोसफी के बारे में, ठीक है। शिक्षा दर्शन के बारे में, शिक्षा एजुकेशन क्या है, शिक्षा एजुकेशन क्या है, शिक्षा का दर्शन क्या है, ठीक है। जो महान दार्शनिक हुए, विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, ठीक है, उन्होंने शिक्षा को किस प्रकार डिफाइन किया, शिक्षा की क्या परिभाषा दी, उन सभी के बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में नए हैं तो चैनल पे क्या हो जाइए, संलग्न हो जाइए। उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं। आज हमारा भाग 2, जिसमें हम उत्तराखंड क्या सहायक अध्यापक के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम शिक्षा के बारे में, शिक्षा दर्शन के बारे में परिचर्चा करूंगा, ठीक है। आप शिक्षा तो आप बहुत बार सुनते हैं, लेकिन आपने कभी शिक्षा का अर्थ जानने की कोशिश की, आपने कभी शिक्षा है क्या, ठीक है। तो शिक्षा की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन से हुई है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण क्या है, शिक्षा है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का एजुकेशन है, एजुकेशन का ही हिंदी रूपांतरण क्या है, शिक्षा है। यह कौन सा भाषा, तो लैटिन भाषा का शब्द है। शिक्षा कौन सी भाषा का, तो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द एजुकेशन दो शब्दों ई और डोको से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और डोको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, ठीक है। आपके अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना, ठीक है, आपके अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका ई, दूसरा आपको डेको, ठीक है। तो इनका ई का अर्थ क्या होता है, ई का अर्थ होता है अंदर से, और डोको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, ठीक है। इस प्रकार एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ विद्यार्थियों की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाकर विकसित करना, ठीक है। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी की जो आंतरिक शक्ति है कि विद्यार्थी है क्या, उसे आप क्या बना रहे हो, उसके अंदर क्या कैपेसिटी है, उसके अंदर क्या क्षमता है जिसे आप बाहर निकाल रहे हो, उसके आंतरिक गुणों को, उसके आंतरिक शक्तियों को बाहर लाकर विकसित करना ही क्या है, शिक्षा है, ठीक है। शिक्षा एक आजन्म चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है। गर्भ से चलती है, मृत्यु तक चलती है, ठीक है। आपने साइकोलॉजी सीडीपी में पढ़ा है कि क्या है शिक्षा, क्या है, एक क्या है जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। आजन्म मतलब जन्म से, ठीक है। जब बच्चा क्या होता है, पेट में से बाहर जन्म लेता है, जन्म से लेके मरते तक वो शिक्षा कुछ न कुछ वो सीखता है, उसमें परिवर्तन होते हैं, उसके व्यवहार में ही क्या होते हैं, चेंज होते हैं, वही क्या है, शिक्षा है। तो शिक्षा व्यक्ति में सदैव कुछ न कुछ, व्यक्ति में कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करता है। शिक्षा क्या है, मनुष्य के आंतरिक गुणों को, शक्तियों को बाहर लाना ही क्या है, शिक्षा है, जो आजन्म चलने वाली क्या है, जिंदगी भर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षा को विभिन्न शिक्षार्थियों ने, ठीक है, शिक्षा शास्त्रियों ने निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया, ठीक है। शिक्षा शब्द को आप देखो,
विभिन्न क्या है शिक्षार्थी आए या शिक्षा शास्त्री आई। उन्होंने क्या बोला कि उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती वरन हमारे जीवन के समस्त पहलुओं के सम अथवा सुडौल बनाती है। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। गीतांजलि के लिए इन्हें क्या दिया गया था, ठीक है, जन गण मन अधिनायक, ठीक है। राष्ट्रगान के रचयिता भी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो इन्होंने शिक्षा को किस प्रकार डिफाइन किया, इन्होंने क्या बोला कि शिक्षा क्या है, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती, ठीक है, क्या है उच्चतम शिक्षा, जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती वरन हमारे जीवन के समस्त पहलुओं, ठीक है, हमारे जीवन के समस्त पहलुओं को सम अथवा सुडौल बनाती है, वह क्या है, शिक्षा है। ये किसकी परिभाषा है, तो एक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की परिभाषा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो स्वामी विवेकानंद जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, पहले इनका नाम था नरेंद्र दत्त, तो उन्होंने क्या बोला कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णतया, ठीक है, का अभिव्यक्तिकरण ही शिक्षा है। मनुष्य की क्या है, अंतर्निहित पूर्णतया का जो अभिव्यक्तिकरण है वही क्या है, शिक्षा है। तो ये परिभाषा किसने दी, ये परिभाषा दी स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण की प्रक्रिया शिक्षा है। किसने कहा, अरस्तु कहा, ठीक है। आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपके स्वस्थ शरीर में ही मस्तिष्क, ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क क्या करता है, निवास करता है। अगर आप शरीर से बीमार हो, ठीक है, आप शारीरिक रूप से क्या हो, कहीं ना कहीं आप में परेशानी है, तो आपका मस्तिष्क भी क्या करेगा, उसी में सोचने में क्या करेगा, समय व्यर्थ करेगा। अगर आपका शरीर क्या है, स्वस्थ है, आप सुडौल हो, सम हो, स्वस्थ हो, पूर्णतः है क्या हो, ठीक हो, तो आपका मस्तिष्क भी क्या करेगा, एक अच्छी शिक्षा का निर्माण करेगा। ये परिभाषा किसकी है, अरस्तु की है, जिन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा था, आत्मा का विज्ञान कहा था, ठीक है। शिक्षा शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। प्लूटो ने क्या कहा, प्लूटो ने बोला कि शिक्षा क्या है, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, बौद्धिक विकास की ही क्या है, प्रक्रिया है। इन्होंने प्लूटो ने क्या कर दिया, प्लूटो ने थोड़ा और डिफाइन कर दिया, जो शिक्षा है ये क्या है, हमारे शरीर की, हमारे मस्तिष्क के, हमारे बौद्धिक विकास, शरीर का विकास, मस्तिष्क का विकास, बौद्धिक विकास को ही इन्होंने क्या बोल दिया, प्लेटो ने शिक्षा बोल दिया, ठीक है। शिक्षा का वह अर्थ सार्वभौमिक प्रामाणिकता से मुक्त उन विचारों को बाहर लाना है जो हर व्यक्ति के मन में अंतर्निहित होते हैं। सुकरात ने क्या बोला कि शिक्षा क्या है, शिक्षा वह प्रणाली या वह प्रक्रिया है जो मनुष्य के सार्वभौमिक प्रामाणिक से मुक्त उन विचारों को, ठीक है, जो उन विचारों को बाहर लाना है, जो क्या है, सार्वभौमिक है, जो प्रामाणिकता से क्या है, मुक्त है, उन विचारों को बाहर लाना हर व्यक्ति के मन से अंतर्निहित होते हैं, ठीक है, इन्होंने सुकरात ने बोला, ठीक है। देखो उच्चतम नैतिक चरित्र का निर्माण ही शिक्षा है। हर्बर्ट क्या बोलते हैं, आपका जो उच्चतम नैतिक चरित्र है, ठीक है, उच्चतम, ठीक है, और उत्तम, ठीक है, उच्चतम और उत्तम नैतिक चरित्र का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है, ठीक है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों और शक्तियों को प्रकाश में लाती है। तो फ्रॉबेल महोदय क्या बोलते हैं, शिक्षा क्या है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों और शक्तियों को क्या करती है, प्रकाश में लाती है, कि बालक है क्या, बालक के अंदर क्या कैपेसिटी थी, क्या करने की क्षमता थी, ठीक है। बालक आज, ठीक है, 2 पेज याद कर सकता था, कल वो 10 पेज याद करने लग गया है, ठीक है। जो 2 से 10 बनने का उसका सफर था, उसके अंदर की जो आंतरिक शक्तियां थी, उसे ही फ्रॉबेल महोदय बोलते हैं कि क्या है, ये शिक्षा है, ठीक है। पेस्टोलॉजी महोदय ने क्या बोला कि शिक्षा को मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों के क्या बोला कि स्वाभाविक संतुलित और प्रगतिशील विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। पेस्टोलॉजी महोदय ने बोला कि शिक्षा को मनुष्य की अंतर्निहित, जो उसके अंदर निहित शक्तियां हैं, ठीक है, जो उसकी आंतरिक शक्तियां हैं, स्वाभाविक संतुलित और प्रगतिशील विकास के लिए परिभाषित किया जाता है, वही क्या है, शिक्षा है, पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं। तो आपने शिक्षा को जाना, ठीक है, कि शिक्षा 2 शब्दों से ई और डूकू से मिलकर बना है, ठीक है। शिक्षा के आपने विभिन्न नरेंद्र दत्त की परिभाषा जानी, पेस्टोलॉजी, अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, डिकार्डे हो गया, हर्बर्ट हो गया, इन सभी की परिभाषा आपने जान ली कि शिक्षा को किस विचारक ने, किस दार्शनिक ने क्या कहा। अब हम जानेंगे कि शिक्षा की प्रकृति, ठीक है, कि शिक्षा की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए जानते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिन पे क्या है, संसाधनों के अभाव है। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाकर उसे समाज का श्रेष्ठ नागरिक बनाती है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षा क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाके उसे समाज में श्रेष्ठ नागरिक बनाती है और समाज के स्वरूप में अपेक्षित परिवर्तन करने की दिशा में उसे प्रेरित
करती है। इसलिए शिक्षा को व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के साथ ही समाज में होने वाले परिवर्तनों की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, समाज में रहता है, समाज से सीखता है, समाज में खाता है, पीता है, ठीक है, समाज में उसकी सारी क्या होती हैं क्रियाएं, चाहे वो आर्थिक क्रियाएं हो, चाहे वो सामाजिक क्रियाएं हो, चाहे वो राजनीतिक क्रियाएं हो, चाहे वो धार्मिक क्रियाएं हो, तो उसके द्वारा समाज में क्या होती हैं, यही सब संपादित होती हैं। और क्या बोल रहे हैं कि शिक्षा ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। अगर समाज में रहेगा, ठीक है, जंगल में रहेगा, तो वो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा नहीं होगा। जानवरों के बीच में जंगल में रहेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, वो जानवरों की ही व्यवहार को सीखने लग जाएगा, ठीक है। आपने मोगली वाली कहानी सुनी होगी कि मोगली को बचपन में ही क्या ले जाता है, एक भालू या बंदर उठा के ले जाता है भालू मोगली को, ठीक है, भालू उठा के ले जाता है और मोगली भी क्या हो जाता है, उस भालू की तरह ही क्या कर लेता है, पूर्ण व्यवहार करने लगता है। वो मनुष्य का बच्चा था, मनुष्य मोगली क्या था, एक मानव था, और वो क्या रह गया कि पशु के संग रहने में, पशु के साथ रहने में, पशु के संपर्क रहने में उसकी भी हरकतें, उसकी भी क्या क्रियाएं पशु जैसे होने लग गई, तो पशु जैसी क्रियाएं वो करने लग गया। तो मनुष्य जिस प्रकार समाज में रहेगा तो मनुष्य में उसी प्रकार का विकास होगा। तो समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि मनुष्य क्या है, समाज में रहता है, ठीक है, और क्या करता है, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं और समाज उसे श्रेष्ठ नागरिक बनाती है, वही क्या है, वही शिक्षा है, ठीक है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि शिक्षा की प्रकृति कैसी है। तो अब क्या प्रश्न आपके मन में उठ रहा है कि ठीक है, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनके मन में क्या हो रहा है, अब एक प्रश्न उठ रहा है कि शिक्षा की प्रकृति कैसी है, ठीक है, अथवा शिक्षा विज्ञान है अथवा कला है, या शिक्षा विज्ञान व कला दोनों है, ठीक है। अब आपके समक्ष एक प्रश्न आपको क्या करने लग गया, विचलित करने लग गया कि शिक्षा विज्ञान है, कला है, या विज्ञान या कला दोनों है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि विज्ञान क्या है, कला क्या है। तो पहले हम जान लेते हैं कि विज्ञान क्या है, ठीक है, विज्ञान का अर्थ जानेंगे, उसके बाद कला का अर्थ जानेंगे, फिर उसको हम किस पे, शिक्षा पे क्या करेंगे, लागू करेंगे कि ये जो शिक्षा है ये कला है या विज्ञान है, कला विज्ञान दोनों है। तो विज्ञान का अर्थ आप सभी जानते हैं कि विज्ञान का सामान्य अर्थ होता है क्रमबद्ध ज्ञान से है। क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान से है। ये दो शब्द विज्ञान के दो आवश्यक तत्वों की ओर संकेत करते हैं। ज्ञान से आश्चर्य उस विशेष सामग्री से है जो किसी अध्ययन के परिणाम स्वरूप हम प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। ज्ञान का आशय क्या है, उस विशेष सामग्री से है जो किसी अध्ययन के परिणाम स्वरूप हम क्या करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं। क्रमबद्ध शब्द उपरोक्त ज्ञान को ही प्राप्त करने की ओर, साधन की ओर क्या करता है, संकेत करता है, ठीक है। विज्ञान अनुसंधान का तरीका है। विज्ञान क्या है, अनुसंधान का तरीका है। और वाइटर महोदय क्या बोलते हैं, विज्ञान ही क्या है, वैज्ञानिकरण है। जो विज्ञान है क्या है, ये वैज्ञानिकरण है, और विज्ञान क्या है, अनुसंधान का तरीका है, ठीक है। क्या शिक्षा विज्ञान है। तो आइए अब इस विज्ञान को हम शिक्षा पे क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो विज्ञान के उपरोक्त अर्थ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा विशुद्ध विज्ञान नहीं है। क्यों ये क्या नहीं है, शिक्षा विशुद्ध विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है, जानेंगे कि शिक्षा के सिद्धांत सार्वभौमिक व अंतिम नहीं होते हैं। शिक्षा के सिद्धांत क्या होते हैं, सार्वभौमिक व अंतिम नहीं होते हैं। इसमें देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहे, शिक्षा में, ठीक है, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में देखा होगा राधाकृष्णन आयोग 1948 राधाकृष्णन आयोग, ठीक है। उसके बाद 1952 से 53 मुदाइलर या माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है। 1964 से 66 आपने कोठारी आयोग, ठीक है। 1968 आपने शिक्षा नीति, ठीक है। 1986 आपसे नई शिक्षा नीति, ठीक है। 1992 में आपने संशोधित शिक्षा नीति, ठीक है। एनईपी 2020। तो शिक्षा, अब आप समझ रहे हैं कि जो शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है, काल एवं परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए क्या है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है, ठीक है। देखो, शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न विधियों एवं रीतियों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें पूर्णतः वैज्ञानिक विधियां नहीं कहा जा सकता। अब शिक्षा प्राप्त करने के विभिन्न विधियों और रीतियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिन्हें पूर्णतः वैज्ञानिक विज्ञान नहीं कहा जा सकता। इसलिए शिक्षा को आदर्शात्मक विज्ञान तो माना जा सकता है लेकिन विशुद्ध विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो शिक्षा है इसे क्या, आदर्शात्मक विज्ञान तो माना जा सकता है लेकिन इसे विशुद्ध विज्ञान नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अब आप जान चुके हैं कि शिक्षा क्या है, विज्ञान है या नहीं है। तो शिक्षा को आपने जाना कि ये
आदर्शात्मक विज्ञान इसे माना जा सकता है, लेकिन ये विशुद्ध विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं माना जाता है वो आपको फैक्ट बता दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो, क्या शिक्षा कला है विज्ञान आपने जान लिया। क्यों आप क्या शिक्षा कला है इसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। इसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व कला के अर्थ को जानना आवश्यक है। कला शब्द का प्रयोग कार्य कौशल आदि के अर्थ में सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हुआ। देखो, कला कौशल का प्रयोग, ठीक है, जो क्या बोला कि कौशल आदि, देखो कला कौशल का प्रयोग अगर सर्वप्रथम बात करें तो कला शब्द का उपयोग कहाँ सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हुआ है। श्री भोलेनाथ तिवारी के अनुसार शारीरिक तथा मानसिक कौशल जिसका प्रयोग किसी कृत्रिम निर्माण में किया जाए वही कला है, ठीक है। कि भोलेनाथ तिवारी ने अपने शब्दों में, अकॉर्डिंग टू श्री भोलेनाथ तिवारी, तो इन्होंने क्या बोला कि शारीरिक तथा मानसिक कौशल जिसका प्रयोग किसी कृत्रिम निर्माण में किया जाए वही क्या है, कला है। दूसरी परिभाषा कौन देती है, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार, ठीक है। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंसाइक्लोपीडिया क्या बोलते हैं कि यद्यपि कला एक शाश्वत मानव क्रिया है लेकिन इसकी परिभाषा करना संसार भर में सबसे कठिन है। क्या बोला है जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑक्सफोर्ड जूनियर है, इन्होंने क्या बोला कि कला क्या है, एक शाश्वत मानव क्रिया है, इसकी परिभाषा करना क्या है, संसार भर में सबसे कठिन है, ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा श्री BN तिवारी के शब्दों में, अपने शब्दों में ये कला को किस प्रकार व्यक्त करते हैं कि अपने व्यापकतम रूप को कला मानव के कर्तव्य निर्माण शक्ति का किसी भी मानसिक व शारीरिक उपयोग तथा आनंददायी अथवा दोनों से वस्तु के निर्माण के लिए किया गया कौशल युक्त ही प्रयोग क्या है, कला है। कला के उपरोक्त अर्थ के आधार पर कुछ विद्वानों ने शिक्षा को कला माना है तथा कुछ अध्यापक को कलाकार माना है, ठीक है। कुछ विद्वानों ने जो शिक्षा क्या है, शिक्षा को कला मान दिया कुछ विद्वानों ने, और जो अध्यापक है, जो सुविधा प्रदाता है, जो क्या करता है छात्र की अंतर्निहित गुणों को बाहर लाता है, तो अध्यापक को इन्होंने क्या बोल दिया, कलाकार कह दिया, ठीक है। चित्र कौन बनाता है, चित्रकार बनाता है, तो कला क्या है, तो इन्होंने क्या बोला कि शिक्षा एक कला है, और जो अध्यापक है वो क्या है, चित्र बनाने वाला है, कला करने वाला क्या है, कलाकार है, ठीक है। तो आज शिक्षण कला का विकास भी वैज्ञानिक विधि से हो रहा है जिसके अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया जा रहा है। उपरोक्त विवरण के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा पूर्णतः विज्ञान है और न ही पूर्णतः कला है, वरन यह कला तथा विज्ञान दोनों है। देखो, शिक्षा न तो पूर्णतः विज्ञान है, न तो यह क्या है, पूर्णतः कला है। इसे आप विज्ञान और कला दोनों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आपने किसकी शिक्षा की प्रकृति जाना कि ये कला है, विज्ञान है, या कला या विज्ञान दोनों है। विज्ञान क्या है, विज्ञान है तो विशुद्ध विज्ञान नहीं है, ये क्या है, आदर्शात्मक विज्ञान है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में परिचर्चा कर ली है। अब जानते हैं हम किसके बारे में, शिक्षा का क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो देखो, शिक्षा एक बहुत विस्तृत शब्द है, इस विषय में लगभग सभी विषयों का समावेश है। शिक्षा शास्त्र का दर्शन, भारत और क्या बोल रहा है कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि कई वैज्ञानिक प्रकृति वाले विषयों में संबंध है। शिक्षा शास्त्र इन विषयों को सामग्री को लेकर अपने को विकसित करता हुआ एक स्वतंत्र विषय के रूप में चल रहा है। अतः शिक्षा शास्त्र का क्षेत्र में वे सभी विषय सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें शिक्षा किसी न किसी रूप में संबंधित है। ये उप विषय निम्नलिखित हैं, ठीक है। शिक्षा, आप देखो, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, पहला ही भाग में हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में परिचर्चा की। शिक्षा दर्शन के बारे में आज हम परिचर्चा कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षा का इतिहास हो गया, तुलनात्मक शिक्षा हो गया, शैक्षिक समाजशास्त्र हो गया, और शैक्षिक संगठन एवं प्रशासन हो गया, और शैक्षिक समस्याएं होंगी। ये क्या है, इसके उप विषय हैं, ठीक है। आइए अब चर्चा करते हैं कि दर्शन क्या है, फिलोसफी क्या है, ठीक है। देखो, दर्शन अंग्रेजी शब्द फिलोसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का फिलोसफी शब्द दो शब्द फिलोस प्लस सोफिया से निर्मित है। फिलोस का अर्थ से प्रेम अथवा अनुराग, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो इस शाब्दिक अर्थ के आधार पर फिलोसफी का अर्थ विद्या का अनुराग या ज्ञान का अनुराग, कि ज्ञान से प्रेम करना ही क्या है, दर्शन है, ठीक है। दर्शन किसका, फिलोसफी का हिंदी रूपांतरण है, दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम अथवा अनुराग, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो विद्या का अनुराग या ज्ञान से प्रेम करना ही क्या है, दर्शन है, फिलोसफी है। इसका प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। समस्त प्रकार के विद्वान विज्ञान एवं कलाओं का यथार्थ ज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत धातु दृश्य से हुई है। अगर पूछेगा दर्शन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत धातु के दृश्य शब्द से हुई है, ठीक है। दृश्य का अर्थ होता है देखना, दृश्यते अनन्य इति दर्शनम। देखो, बहुत अच्छी प्यारी लाइन है कि दर्शन का अर्थ क्या
होता है, दृश्य का अर्थ क्या होता है, दृश्यते अनन्य इति दर्शनम, जिसे आंखों से देखा जाए वही क्या है, दर्शन है। ठीक है, याद रख लेना कि दृश्यते अनन्य इति दर्शनम, जिसे आंखों से देखा जाए वही दर्शन है। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इहलोक व परलोक की बातों को जानना का प्रयोग किया जाता है। दर्शन शास्त्र में यह लोक, इस लोक और उस लोक, ठीक है, उस ब्रह्मांड, इस ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, भगवान क्या है, ब्रह्मांड क्या है, उस लोक, यह लोक में क्या होता है, मृत्यु के बाद जीवन है नहीं हो, तो क्या बोल रहा है कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत यह लोक तथा परलोक की बातों को जानने का प्रयास किया जाता है। दर्शन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई कतिपय परिभाषाएं उल्लेख निम्नलिखित पंक्तियों में किया जा सकता है। ठीक है, अब दर्शन शास्त्र की परिभाषाएं हम चर्चा, दर्शन की परिभाषाएं क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं आपको दे दे कि दर्शन से हमारा तात्पर्य उन विश्वासों का योग है जिनसे हमारा जीवन यापन करना होता है अथवा जो हमारे कार्यों का निर्देशन करते हैं, तो ये दर्शन है। किसने कहा, हॉकिंस महोदय ने क्या बोला कि दर्शन से हमारा तात्पर्य उन विश्वासों का योग है जिनसे हमारा जीवन यापन होता है और अथवा जो हमारे कार्यों का निर्देशन करते हैं, यही क्या है, दर्शन है। जॉन डीवी महोदय क्या बोलते हैं कि जब कभी दर्शन पर गहनता से विचार किया गया हो तो सदैव ही यह स्वीकार किया गया है कि वह एक ऐसा ज्ञान की प्राप्ति का द्योतक है जो जीवन के व्यवहार का प्रभावित है। कौन बोलते हैं, जॉन डीवी बोलते हैं। ठीक है, फिक्टे महोदय क्या बोलते हैं, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिक्टे ने बोला कि जो दर्शन है ये क्या है, ज्ञान का विज्ञान है। प्लेटो महोदय ने क्या बोला कि दर्शन का लक्ष्य वस्तुओं के नित्य शाश्वत स्वरूप को ज्ञान प्राप्त करना है। दर्शन का क्या है, दर्शन का लक्ष्य क्या है, वस्तुओं के नित्य शाश्वत स्वरूप को ज्ञान प्राप्त करना है, क्या है, दर्शन है। वहीं डॉक्टर राधाकृष्णन दर्शन वास्तविकता का स्वरूप की तर्कयुक्त खोज है। डॉक्टर राधाकृष्णन क्या बोलते हैं, जो दर्शन है ये क्या है, वास्तविकता का स्वरूप का ही तर्कयुक्त खोज क्या है, दर्शन है। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं, हमने दर्शन की परिभाषा जान ली, अब जानते हैं दार्शनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं। ठीक है, तो क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले आपका इसमें आता है आश्चर्यबोध। ठीक है, दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी भी घटना, प्रत्येक समस्या का अध्ययन आश्चर्यबोध से प्रारंभ होता है, अर्थात दार्शनिक प्रत्येक घटित घटना को आश्चर्य से देखता है। जो दार्शनिक है ये प्रत्येक घटना को किस अनुसार से देखता है, आश्चर्य से देखता है, और इस आश्चर्य से अभिप्रेरित होकर ही वह उस घटना के संबंध में जानने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, जो दार्शनिक, जो क्या फिलोसफर होते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या होता है, सर्वप्रथम वो किस दृष्टि में किसी भी घटना को वो आश्चर्य बोध के रूप में देखते हैं और वो आश्चर्य उस घटना के संबंध में जानने के लिए वो फिर क्या होते हैं, प्रेरित होती है। ये सीक्वेंस से पूछ लेगा कि दार्शनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहला नंबर आश्चर्यबोध है, दूसरा आपका क्या है, सततता है। ठीक है, सततता के बारे में जान लेते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी भी घटना का अध्ययन सतत रूप से किया जाता है क्योंकि दार्शनिक निर्णय स्वयं में अंतिम नहीं होते। सेलर्स के शब्दों में दर्शन एक सुव्यवस्थित विचार के माध्यम से विश्व एवं मनुष्य की प्रकृति के संबंध में ज्ञान प्राप्ति का क्या है, सतत प्रयास है। ठीक है, तो दूसरा आपका क्या था, सततता था। तीसरा आपका क्या है, संदेह है। तो यह दार्शनिक दृष्टिकोण की एक महत्वपूर्ण क्या है, विशेषता है कि देकार्ते के शब्दों में दर्शन का आरंभ संदेह से होता है और संदेह का परिणाम ही सत्य ज्ञान की खोज होती है। देकार्ते महोदय क्या बोलते हैं, जो दर्शन का आरंभ होता है, प्रारंभ होता है, वो किससे होता है, संदेह से ही होता है, और संदेश का ही परिणाम, संदेह का ही परिणाम क्या है, सत्य ज्ञान की प्राप्ति है। तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। चौथा आपका क्या होगा, उदारता एवं तटस्थता। देखो, दार्शनिक दृष्टिकोण पूर्णतः उदार होते हैं। इस विशेषता के कारण ही दर्शन के अंतर्गत प्रत्येक समस्याओं के समस्या पहलुओं को धैर्य के साथ अध्ययन किया जाता है। तो आज हमने दर्शन के बारे में जाना, शिक्षा के बारे में जाना, ठीक है, दार्शनिक दृष्टिकोण के बारे में जाना, ठीक है, दर्शन की परिभाषाएं जानी और दर्शन का अर्थ जाना, दर्शन का तात्पर्य जाना। ठीक है, इन सभी के बारे में भाग 2 हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। भाग पहले में हमने क्या, हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जाना था कि मनोविज्ञान का विकास क्रम के बारे में, और दूसरे में हमने शिक्षा के बारे में हो गया, दर्शन के बारे में हो गया, दार्शनिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा परिचर्चा की। भाग 2 हमारे क्या हो गए हैं, उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT की दृष्टि से भाग 2 हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अगला भाग हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, या तो हम प्रकृतिवाद कर लेंगे, या आदर्शवाद कर लेंगे, या यथार्थवाद कर लेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की
की क्लास को संलग्न कर सकते हो और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनमें क्या है संसाधनों के अभाव है। इतना बड़ा सिलेबस को हम चंद मिनटों में, चंद दिनों में, चंद महीनों में क्या करेंगे, समाप्त करने वाले हैं। बस आपका साथ होगा। देखो वीडियो में आपका जिस प्रकार रिस्पॉन्स होगा उसी प्रकार आपको ये वीडियो प्राप्त होते रहेंगी। ये आज 2 भाग हमारे कंप्लीट हो गए। आपके लिए कल हम तीसरे भाग के बारे में परिचर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।